आज हम आए हुए हैं राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में और हम मिल रहे हैं मनोविज्ञान विभाग की विभाग अध्यक्षा डॉक्टर तृप्ति विश्वास जी से। नमस्ते तृप्ति जी। नमस्कार अनामिका जी। हम आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपदा के पश्चात जो हमको मानसिक आघात होता है या मानसिक रूप से हम जो विचलित होते हैं, क्या कोई ऐसे तरीके हैं कि आपदा के पहले ही हम अपने आप को इन मानसिक अवस्था के लिए तैयार कर सकें, या कोई ऐसे तरीके हैं कि हम अपने आप को ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत कर सकें? बहुत सही बात आपने उठाई है अनामिका जी आज। सबसे मुख्य प्रश्न तो यही होता है कि आपदा से निपटने के लिए हम कैसे प्रस्तुत हों, क्या तैयारी करें कि आपदा आने पर विचलित हुए बिना ही हम उससे निकल कर सामान्य जीवन में लौट पाए। इसकी तैयारी मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रारंभ से ही की जानी चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है उसे नहीं मालूम कि वो क्या है, वो उसे नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान उसके आसपास के लोग ही उसे बताते कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो उसके अपने आत्म का विकास भी बच्चा जो दूसरों के साथ अंतःक्रिया करता है उसी दौरान होता है, और उसी के परिणाम स्वरूप और इसी के आधार पर बालक अपने बारे में छवि का निर्माण भी करता है। अपने बारे में वो एक इमेज बनाता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं, और इससे उसके व्यक्तित्व के जो केंद्रीय शील गुण बोलते हैं वो उसके अंदर समाहित होते हैं। वो उसके जो कि उसके पूरे जीवन भर के लिए एक फाउंडेशन का काम करता है, एक आधार का काम करता है। प्रारंभ से ही बच्चों को ये समझकर कि बच्चा छोटा है ऐसा ना ट्रीट किया जाए। बच्चों को एक व्यक्ति समझ करके शुरू से ही उनके साथ में व्यवहार किया जाना चाहिए, ताकि बड़ा होने पर वो एक नागरिक बनेगा, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनेगा, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी तो उसको सही ढंग से निभा कर सके। इस तरह से बच्चे को शुरू से ही तैयार करना होता है, तैयार करना चाहिए। बच्चा जब छोटा होता है तो छोटा सोच करके उसकी हर जिद पूरी ना की जाए, उसकी बहुत ज़्यादा अकारण प्रशंसा ना हो या अकारण उसकी कहीं निंदा ना की जाए ज़्यादातर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बाधा पहुँचाती हैं अनामिका जी, और उन्हें भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता ज़्यादा होती है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से ज़्यादा भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति ज़्यादा महत्व रखती है। बच्चे को जीत के साथ हारना और पाने के साथ खोना भी सिखाया जाना चाहिए, जिससे वो आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार करके अपने आप को भावनात्मक रूप से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा उन्नत बना सके। मैडम, जैसा आपने बताया कि बच्चे को बचपन से ही हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना पड़ता है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो वही मैंने कहा है जैसा अनामिका जी पहले ही कि बच्चों को एक इंडिविजुअल समझ करके उसकी परवरिश की जानी चाहिए। उसकी हर चीज़ों को अनदेखा ना करें या उसकी अच्छाइयों को ही केवल सामने ना रखें, दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ा करके, या उसकी कमियों को ही हमेशा ना देखें। बैलेंस तरीके से एक जैसे एक सही व्यक्ति को करना चाहिए, बड़े लोग के साथ इस तरह करते हैं, हमें उनके साथ भी एक इंडिविजुअल जैसा ट्रीट करना चाहिए, ताकि बड़ा होकर के वो अपने आप अंदर उन सारे जो एक दायित्वपूर्ण जो व्यक्ति तैयार हो सके। तो ये जो भावनात्मक तत्परता जो होता है वो खुद को तैयार करने की एक क्षमता है, और ये जो भावनात्मक प्रक्रिया को सामान्य करके मतलब जो भावनात्मक तत्परता है या भावनात्मक क्या बोलना चाहिए, भावनात्मक से जो हम कार्य करने के क्रियाशील होते हैं, तो ये भावनात्मक प्रक्रिया को सामान्य करके चिंता के स्तर को कम करता है। इससे किसी भी परिस्थिति में समायोजन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती, क्योंकि समायोजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो भी विपरीत परिस्थिति हो, कोई नई परिस्थिति हो, वहाँ पर समायोजन करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, तभी हम चीज़ों को सकारात्मक ढंग से ले सकते हैं। तो समायोजन में बाधा नहीं आए और वो व्यक्ति या जो भी बच्चा है वो बड़ा होकर के मनुष्य एक जिम्मेदार नागरिक बनता है, व्यक्ति बनता है, तो वो कठिन परिस्थिति से अपने आप को बाहर आने में सहज महसूस कर सके। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और सहज समायोजन के लिए समझ विकसित करने हेतु बच्चों को हमेशा प्रशिक्षित करना चाहिए। उनको ये समझाना चाहिए कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप में कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। इन सब उपायों से बच्चों को एक सबल, सशक्त और संतुलित व्यक्तित्व धारण
करने में मदद मिलेगी और जिससे आगे आने वाली सभी चुनौतियों को वो बखूबी सामना कर सकते हैं और तत्पर रहेंगे और तैयार रहेंगे। इसके अलावा कुछ तकनीकी प्रशिक्षण देकर भी हम बच्चों को उनके मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम बना सकते हैं, जैसे योग, व्यायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें प्रमुख है जो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं। ये सारी चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम और सुदृढ़ बनाने में बहुत सहायक होते हैं। बच्चों के लिए बोला जाता है कि अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करना अच्छा माना जाता है। बच्चों को 7-8 साल की उम्र से ही प्राणायाम करना शुरू कराया जा सकता है। बच्चों को आसन सीखने के बाद ही, इस बात का ध्यान रखना चाहिए नामिका जी कि बच्चों को आसन सीखने के बाद ही प्राणायाम सिखाना चाहिए। आसन पहले अच्छे से सीख लो, उसके बाद प्राणायाम करें, क्योंकि प्राणायाम में उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और आसन में उनको एक जगह स्थिर बैठना है, तो वो बैठने का तरीका सीख लें, फिर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। बच्चों के लिए कुछ योगासन लाभकारी होते हैं, जैसे सुखासन है, बालासन है, ताड़ासन है, भुजंगासन है, पर्वतासन है, नटराजासन है, वृक्षासन है आदि। तो माइंडफुलनेस जो है व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और परिवेश के बारे में जागरूकता है, एक तरह से ध्यान है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, मैडम आपने ये अभी जो बोला माइंडफुलनेस, आजकल हम इस शब्द को बहुत सुनते हैं, वास्तव में माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस अनामिका जी लोगों को उनके विचारों, भावनाओं और अन्य वर्तमान क्षय के अनुभवों का बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के निरीक्षण करना सीखकर विनाशकारी या स्वचालित आदतें और प्रतिक्रियाएं जो है उससे बचने में मदद कर सकती है। मतलब अवेयर होते हैं अपने अंदर और बाहर की दुनिया से। माइंडफुलनेस को अवसाद और चिंता के लक्षणों से तनाव प्रतिक्रियाओं को कम करने, साथ ही एकाग्रता और रचनात्मकता को बढ़ाने में प्रभावी पाया गया है। कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम से नई मस्तिष्क कोशिकाएं बनती हैं और मस्तिष्क में समग्र प्रदर्शन में सुधार होता है। कड़ी दौड़ से शरीर में मस्तिष्क से प्राप्त प्रोटीन का स्तर बढ़ता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह निर्णय लेने, बेहतर सोच और सीखने में मदद करता है। इस तरह से व्यायाम भी बहुत हद तक बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास में सहायक होता है। इन सब के अतिरिक्त बच्चों को आपदा प्रबंधन तकनीकों का प्रशिक्षण देकर भी उन्हें जागरूकता लाई जा सकती है, जिससे कि ऐसी कोई परिस्थिति आने पर वह अपने लिए और दूसरों के लिए भी कुछ कर पाए। अच्छा, और मैडम एक लास्ट में बस ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने ये कहा कि आपदा जैसी स्थिति के लिए हमें बच्चों को बचपन से ही तैयारी करनी चाहिए, पर आपने ये जो तकनीक बताया, योग, व्यायाम, मेडिटेशंस और जो अलग अलग, हाँ, ये तरीके अगर वयस्क भी करेंगे तो उनको लाभ तो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। ये तो सब उम्र के लोगों के लिए है, पर प्रारंभ से करने से क्या होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उनका बिल्कुल बराबर, माइंड और बॉडी बिल्कुल साउंड चलेगा एक साथ, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा और बच्चा फिर पूरी तरह से आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होगा। बड़े तो करने ही चाहिए, कंटिन्यूशन में रहे तो करते भी हैं, लेकिन प्रारंभ से करें तो इसका लाभ बहुत होगा, उनके पूरे व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद मैम, आज आपने इतनी अच्छी हमको जानकारी दी और इस बात को आपने स्पष्ट किया कि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कुछ सरल अभ्यास के साथ रखें अपने दैनिक जीवन में, तो उसका लाभ हमको जरूर मिलेगा। आपदा जैसी स्थिति में भी हम विचलित कम होंगे या अपने मानसिक रूप से हम मानसिक स्थिति को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।